Okay, one of the question that is taken from Peeps subject, and it's one of the part of my CMT academy. Well, question number 5, we have a physical therapist treats a patient one day status posterior hip dislocation. मतलब एक पेशेंट को फिजिकल थेरेपिस्ट देख रहा है जिसको एक दिन हुआ है posterior hip dislocation जिसमें हुई है posterior hip dislocation, one of the most common surgical approach done by the orthopedic surgeon and which is being used for obviously for the hip dislocation. मतलब पेशेंट की hip dislocation हुई है तभी तो उसकी सर्जिकल अप्रोच है। और अप्रोच क्या है? पोस्टीरियर। क्यों इसको पोस्टीरियर कहा जाता है? क्योंकि जब इंसिजन कट लगाते हैं सर्जन तो वो पोस्टीरियरली ग्लूटेस मैक्सिमस को कट करते हैं और फिर ग्रेटर ट्रोकेंटर के पोस्टीरियर लेटरल वो अप्रोच कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन सर्जिकल मेथड था, ठीक है, सर्जरी थी। The injury was treated using the closed reduction, and then as a part of the treatment session, the therapist educate the patient. Treatment session के दौरान ही, as a part of the treatment session, therapist was also educating the regarding the hip precautions. क्या precautions होंगी ताकि आपका दोबारा जो dislocation है recurrent ना हो, दोबारा ना हो. So in order to avoid the reoccurrence of the hip dislocation, the patient was guided with precautions as well, and then also the set of the exercises टू इम्प्लीमेंट एज वेल। मतलब उसको साथ साथ हिप की प्रिकॉशन तो दी गई कि ये चीजें आपने नहीं करनी, पेशेंट को एजुकेट तो किया गया। और उस प्रिकॉशन में क्या होता है, जैसे मैं सेफ साइड पे बता रहा हूँ कि 30-40 डिग्री से ऊपर आपने कोई भी मूवमेंट नहीं करनी होती। फ्लेक्शन को अवॉइड करना होता है मोर देन 90 डिग्री, एबिडक्शन को अवॉइड करना होता है मोर देन 90 डिग्री। जिस टांग की सर्जरी हुई उसको उठा के दूसरी टांग पे क्रॉसिंग लेग नहीं करनी होती। वेट बेयरिंग की तरफ तो शुरू में वैसे ही नहीं जाना होता। इनिशियली एक पूरा प्रोटोकॉल पेशेंट को एजुकेट किया गया है, ये प्रिकॉशंस के तौर पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट, कौन सी एक्सरसाइज प्रोग्राम उसको गाइड किया गया? ग्लूटल सेट, क्वाड्रिसेप सेट, हैमस्ट्रिंग सेट, एंकल पंप, अपर एक्सट्रीमिटी एक्सरसाइजेस, बेड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, दीज ऑल वर गाइडेड टू द पेशेंट एज वेल। अब सवाल यहाँ पर यह है कि विच एक्टिविटी एज अ थेरेपिस्ट जो सेकंड डे पे देख रहा है पेशेंट को, ये तो उसने फर्स्ट डे पे उनको गाइड कर दिया, चाहे इसी थेरेपिस्ट ने या किसी और थेरेपिस्ट ने। नाउ यू आर लुकिंग ऑन द सेकंड डे ऑफ द पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन पेशेंट, so which activity would be the most essential for a physical therapy session following a day? जिस डे पे आप देख रहे हो उस दिन आपके हिसाब से नीचे में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मोस्ट एसेंशियल आपको लगता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसको देनी चाहिए? नंबर 1, रिव्यू द एक्सरसाइज प्रोग्राम। ये जितनी भी एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब की गई है ऑलरेडी बाय द सेम थेरेपिस्ट और बाय द अदर थेरेपिस्ट, उसको रिव्यू करना अव्वल पहला काम। नंबर 2, इनिशिएट द एसएलआर। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक्सरसाइजेस तो हम वैसे ही नहीं करवाएंगे, मतलब इनिशियली जो फंक्शनल एक्सरसाइजेस हैं उसकी तरफ हम डिपेंड नहीं होंगे। एसएलआर स्ट्रेट लेग रेस, मतलब उसमें हिप की फ्लेक्शन होगी, ठीक है, तो उसको तो फिलहाल हमने अवॉइड करना है, अलबत्ता जब तक प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आ जाती। नेक्स्ट, गो टू द थर्ड ऑप्शन, बिगिन द एम्बुलेटरी एम्बुलेशन या एम्बुलेटरी एक्टिविटीज, मतलब लोकोमोशन। लोकोमोशन, मिनिमम लोकोमोशन इफ यू टॉक अबाउट, वो बेड टू फ्लोर ना भी आए, अगर विद इन अ बेड भी एक्सरसाइजेस करे तो वो लोकोमोशन होगी। फॉर एग्जांपल बेड टू, अगर आप उसको सुपाइन से सिटिंग में लाओगे, उसमें भी रिक्वायर है, सिटिंग में भी 90 डिग्री अब नी फ्लेक्शन चाहिए। लेट्स सपोज हालांकि उसकी हिप की डिसलोकेशन हुई है, नी पे हम काम करा सकते हैं, और इसमें मूवमेंट तो चाहिए, हिप पे भी तो मूवमेंट होगी तो वो बैठ पाएगा ना, चाहे सपोर्ट के साथ या बगैर सपोर्ट के साथ। सिट टू स्टैंड कराओ, उसको भी हिप की मूवमेंट चाहिए, तो दैट डेफिनेटली इट शुड बी अवॉइडेड, इट शुड नॉट बी स्टार्टेड राइट आफ्टर, क्योंकि अभी उसको दूसरा दिन है, एक दिन हुआ है उसकी सर्जरी को, उसे कम से कम एक हफ्ता दो। इनिशियली आइसोमेट्री की तरफ तो जा सकते हो। बहरहाल आई विल अवॉइड एम्बुलेटरी एक्टिविटीज, चाहे वो पार्शियल वेट बेयरिंग हो, नॉन वेट बेयरिंग हो। देन स्टार्ट द एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव असिस्टेड मतलब इसके नाम में ही आता है एक्टिव असिस्टेड, those exercises which could be initiated by the patient and then they cannot complete it, so the assistant is required in order to complete the range of motion. For example, a patient can initiate the movement, that's why this is called the active, and then he or she cannot complete the end range of motion for example of if, and then small assistance being required by the therapist or by the caregiver in order to complete the range, that's what this is called active assisted. यहाँ पर सवाल ही यही है कि हमने एम्बुलेटरी एक्टिविटी करानी ही नहीं है, तो एक्टिव असिस्टेड तो दूर की बात है। एक्टिव असिस्टेड तो तब होती है जब पेशेंट मूवमेंट को इनिशिएट करे लेकिन कंप्लीट ना कर पाए, तो कंप्लीट करने के लिए हमें दूसरी असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इफ यू आस्क मी, आई विल गो विद ऑप्शन नंबर 1, रिव्यू द एक्सरसाइज प्रोग्राम अगेन and then ask the patient what to do and what to not, follow the precaution, avoid all the ambulatory activities, avoid the SLR. So B or C option cut ho gaye, and also avoid the fourth option. So I will just simply go option number
वन रिव्यू द एक्सरसाइज प्रोग्राम, यू कैन स्टार्ट द आइसोमेट्रिक, क्योंकि दूसरा दिन सर्जरी को हुआ है, आप आइसोमेट्रिक करवा सकते हो, एंकल पंप करा सकते हो, ग्लूटल भी करवा लो, हालांकि ग्लूटस मैक्सिमस को तो कट लगा है, डेफिनेटली उसे भी प्रॉपर हील का टाइम चाहिए, लेकिन एट्रोफी एट्रोफी एक दिन में तो नहीं आती, एक हफ्ते में भी नहीं आती, इट विल टेक्स वीक्स इन ऑर्डर टू गेट एट्रोफी। तो इमोबिलिटी और टोन को मेंटेन करने के लिए आइसोमेट्रिक कैन बी प्रेफरेबल, बट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, रिव्यू द एक्सरसाइज प्रोग्राम, गाइड द पेशेंट रिगार्डिंग दैट प्रिकॉशन। ठीक है।